हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का जो सीरीज चल रहा है उसी में हम आज 5th चैप्टर को देखने वाले हैं। 5th चैप्टर में हम देखेंगे कि परमेबिलिटी आपकी क्या होती है, पारगम्यता क्या होती है। तो ये आपका पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर की क्लासेज है। इसमें हम पूरी डिटेल यहाँ पर जो भी आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो पीछे के 4 चैप्टर के वीडियो कवर हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सॉइल मैकेनिक्स के प्ले लिस्ट में जाके पीछे के वीडियो आप देख सकते हैं। और एज इट इज़ आपकी 3rd सेमेस्टर के स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की क्लासेस और 1st सेमेस्टर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्लासेस भी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जूनियर के साथ भी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पारगम्यता क्या होती है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पारगम्यता आपकी क्या होती है। मृदा एक सरंध्र पदार्थ है, अर्थात इसके कणों के आसपास रंध्र स्थान होते हैं। इस गुण के कारण मृदा में पानी का प्रवाह हो सकता है। ऐसे पदार्थ जिनसे पानी आर पार निकल जाता है वही आपके पारगम्य पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जो भी आपकी सॉइल होती है, सॉइल के कणों में क्या होते हैं, रंध्र स्थान होते हैं, खाली जगह होते हैं। और इस गुण के कारण मृदा में पानी का प्रवाह हो सकता है, मृदा से पानी प्रवाहित हो सकती है। ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार पानी निकल जाए उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पारगम्य पदार्थ कहते हैं। तो आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ जाएगा कि कोई भी ऐसा पदार्थ है जिससे आर पार पानी निकल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उस पदार्थ को पारगम्य पदार्थ कहेंगे। जैसे आपका सॉइल है तो सॉइल के कणों के बीच आपके खाली जगह होते हैं बीच बीच में। तो मान लीजिए सॉइल के कण हैं, इसके बीच बीच में खाली जगह है, तो इसमें से अगर पानी आपका प्रवाहित हो जा रहा है, आर पार निकल जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह तक यहाँ पर पहुँच जा रहा है, एक छोर से दूसरे छोर तक, तो इस तरीके से जो आर पार अगर किसी पदार्थ से पानी आपका प्रवाहित हो जाता है तो ऐसे पदार्थ को हम पारगम्य पदार्थ बोलते हैं। अनेकों प्रकार की मृदाएं होती हैं, उनकी अलग अलग पारगम्यता होती है। बड़े कणों वाली मृदाओं की पारगम्यता अधिक एवं महीन कणों वाली मृदाओं की पारगम्यता कम होती है। उदाहरण के लिए रेत एवं ग्रेवल की पारगम्यता अधिक होगी, जबकि मृत्तिका की पारगम्यता आपकी कम होगी। जो कण बड़े बड़े होते हैं उनकी पारगम्यता अधिक होती है, जो कण छोटे छोटे होते हैं उनकी पारगम्यता कम होती है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि पारगम्य पदार्थ हम किसे कहते हैं, पारगम्यता होती क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ है जिसमें आपके रंध्र स्थान होते हैं और उन रंध्र स्थानों के बीच से आपका पानी प्रवाहित हो जाता है, तो कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे आर पार पानी प्रवाहित हो जाता है उस पदार्थ को हम पारगम्य पदार्थ कहते हैं। और ये जो आपकी क्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होता है, उसको ही हम पारगम्यता यानी कि परमिबिलिटी बोलते हैं। तो अगर डिफिनीशन हम एक लाइन में देखें तो पारगम्यता मृदा का वह गुण होता है जिसके कारण पानी मृदा कणों के रंध्रों से होकर प्रवाह करता है। यानी कि ये एक गुण है मृदा का जिसके कारण आपका पानी रंध्रों से होकर प्रवाहित हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पारगम्यता का इंजीनियरिंग कार्यों में क्या महत्व है। तो इंजीनियरिंग कार्यों में इसके जो महत्व हम देख लेते हैं। पहला आपका है बांधों में रिसने वाले जल का अनुमान लगाने में। दूसरा आपका है बांधों एवं तटबंधों में पाइपिंग एवं उत्थान अपलिफ्ट रोकने के लिए अभिकल्पन करने में। तीसरा आपका है संरचनाओं के निषेधन की दर ज्ञात करने में, नींवों के अभिकल्पन में। फिर आपका है नलकूप लगाने में सब सॉइल की पारगम्यता आवश्यकता होती है, पारगम्यता की। अतः ट्यूबवेल को उच्च पारगम्यता वाले मृदा तक ले जाना चाहिए ताकि जल प्राप्त हो सके। नेक्स्ट हमारा है नहरों से रिसने द्वारा जो व्यर्थ हो रहे जल की मात्रा ज्ञात कर अभिकल्पन में। फिर आपका है भौम जल को नीचे करके वाटर लॉगिंग, जल लग्नता रोकने में पारगम्यता का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये सभी आपके महत्व थे इंजीनियरिंग कार्यों में पारगम्यता के। और उच्च पारगम्यता वाली जो मृदाएं होती हैं वो देखते हैं हम। निम्न कार्यों हेतु उच्च पारगम्यता वाली मृदाओं को इंजीनियर को आवश्यकता होती है। जो निम्न कार्य होते हैं उसके लिए हमको उच्च पारगम्यता वाली मृदाओं की इंजीनियर को आवश्यकता होती है। तो कहाँ पर, भारी संरचनाओं के नींवों हेतु। दूसरा आपका है सड़कों के फॉर्मेशन के कार्य हेतु। तीसरा आपका है रेलमार्ग के स्लीपर के नीचे पड़ी गिट्टी के नीचे की मृदा उच्च पारगम्यता की होनी चाहिए ताकि जल निकासी शीघ्र हो। यानी कि निम्न कार्यों के लिए आप उच्च पारगम्यता वाली मृदाओं की इंजीनियर को आवश्यकता होती है। जो रेलवे स्लीपर के नीचे गिट्टी होती है उसके नीचे की जो मृदा होती है उच्च पारगम्यता वाली होनी चाहिए, जिससे कि जो जल निकासी हो शीघ्र ही हो जाए वहां से। जब पारगम्यता उच्च होगी तो उसमें जल निकासी आपका शीघ्र होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सड़क व रेलमार्ग में भराव की मृदा।
निम्न पारगम्यता वाली मृदाएं कौन कौन सी है? निम्न कार्य हेतु निम्न पारगम्यता वाली मृदाओं को इंजीनियर की आवश्यकता होती है। तो पहला आपका है नहरों के निर्माण में, ताकि नहर का जल रिसने में व्यर्थ ना चला जाए। तो यहाँ पर निम्न पारगम्यता की आवश्यकता होती है कि नहर का जल रिस के एक जगह से दूसरी जगह ना चला जाए, तो इसलिए निम्न पारगम्यता वाली यहाँ पर मृदा की आवश्यकता होती है। दूसरा आपका है नहरों एवं नदियों के किनारे किनारे बनाए तटबंधों के निर्माण में, ताकि पानी रिस कर न निकल जाए। तीसरा आपका है मिट्टी के बांधों के निर्माण में, ताकि ये आपका जल जो है अप स्ट्रीम से जल डाउन स्ट्रीम की ओर रिस कर न निकल जाए। तो इन सब जगहों पे हमको निम्न पारगम्यता वाली मृदा की आवश्यकता होती है, और जैसे ऊपर बताया गया उसमें आपको उच्च पारगम्यता वाली मृदा की आवश्यकता होती है। जहाँ से पानी प्रवाह होने की आवश्यकता होती है कि जल्दी पानी निकल जाए, तो वहाँ पर उच्च पारगम्यता वाली मृदा की आवश्यकता होती है, और जहाँ पर पानी न प्रवाहित हो इसके लिए हमें निम्न पारगम्यता वाली मृदा की आवश्यकता होती है। फिर हमारा है डार्सी का नियम। डार्सी का नियम इसमें आपका है, इससे रिलेटेड फार्मूला भी आपको मिल जाएगा। तो डार्सी के नियम को हम पढ़ते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। सन 1856 में फ्रांसीसी इंजीनियर एच डार्सी ने मृदाओं में पारगम्यता के अध्ययन हेतु एक सिद्धांत बनाया। डार्सी का नियम जानने से पूर्व कुछ निम्न शब्दों की जानकारी आवश्यक है। अभी जो शब्द आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जैसे पहला आपका संतृप्त मृदा हो गया, स्तरीय प्रवाह हो गया, अस्तरीय प्रवाह हो गया, तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहला जैसे आपका संतृप्त मृदा है, ऐसी मृदा जिसके समस्त रंध्रों में जल की उपस्थिति हो और वायु का निष्कासन हो चुका हो। यदि आप फर्स्ट वीडियो आप पढ़े होंगे, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो, तो आपको ये संतृप्त मृदा के बारे में पूरी नॉलेज होगी कि संतृप्त मृदा किसे कहते हैं। तो यदि आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले पूरी वीडियो पीछे की आप देखिए, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ऐसी मृदा जिसके समस्त रंध्रों में जल की उपस्थिति हो और वायु का निष्कासन हो चुका हो, उसी मृदा को हम संतृप्त मृदा बोलते हैं। संतृप्त का मतलब क्या है कि संतृप्त मृदा में केवल पानी आपका उपस्थित होगा, वायु आपका नहीं होगा। दूसरा आपका है स्तरीय प्रवाह। लैमिनार फ्लो किसे बोलते हैं कि स्तरीय प्रवाह में पानी का प्रत्येक कण अपने निश्चित मार्ग या पथ से बाहर चलता है, और कभी भी कण किसी दूसरे कण के पथ या मार्ग को नहीं काटता है। तो इसमें एक कण जो होता है अपने निश्चित मार्ग से चलता है और किसी दूसरे कण के मार्ग को नहीं काटता है, तो इस तरह के प्रवाह को हम स्तरीय प्रवाह बोलते हैं, लैमिनार फ्लो बोलते हैं। अस्तरीय प्रवाह क्या होता है आपका? टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? अस्तरीय प्रवाह में जल के कणों का मार्ग निश्चित नहीं होता, और इन प्रवाह में जल के कण एक दूसरे का मार्ग काट देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रवाह होता है, इनमें जल के कणों का जो मार्ग होता है वो निश्चित नहीं होता है, ये कहीं से भी गुजर जाते हैं और एक दूसरे के मार्ग को ये काट देते हैं। तो इस तरह के जो प्रवाह होता है उसको हम अस्तरीय प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो इन सभी जो पॉइंट थे आप इनकी जानकारी हो गई। अभी हम नियम के बारे में पढ़ते हैं कि डार्सी का जो लॉ है वो क्या है। स्तरीय प्रवाह में संतृप्त मृदा से जल के बहने की जो गति होती है वो द्रवी ढाल के समानुपाती होती है। स्तरीय प्रवाह में संतृप्त मृदा से जल के बहने की गति द्रवीय ढाल के समानुपाती होती है, यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के समानुपाती होती है। अर्थात बहाव की गति अल्फा जो है द्रवी ढाल V प्रोपोर्शनल I होगा, V प्रोपोर्शनल I होगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो जो आपका नियतांक होता है K हो जाएगा, और स्थिरांक है V इक्वल टू K I हो गया। यहाँ से फार्मूला आपका यहाँ से मिल जाता है। दोनों तरफ अनुप्रस्थ खंड A से गुणा करने पर तो A भी इक्वल टू K I A, और यहाँ से हमको Q का मान मिल जाता है, Q इक्वल टू A भी आपका होता है, ये आपको पता है। और Q इक्वल टू जब A भी होता है तो हम क्या रखेंगे, A भी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K I A हो जाएगा। Q का मान क्या है, A भी है, तो A भी की जगह हम Q रख सकते हैं, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K I A हो गया। और यहाँ से आपका Q इक्वल टू K A H बाई L। तो I इक्वल टू आपका क्या होता है, I आपका द्रवी ढाल है और I इक्वल टू होता है H बाई L होता है। तो I की जगह पे इसमें हम H बाई L रख दिए हैं, तो आपका जो फार्मूला यहाँ से मान आ गया Q इक्वल टू K इंटू AH बाई L। यहाँ पर कौन सा पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जैसे क्यू आपका है निसरण की दर हो गया सेंटीमीटर क्यू में, ए आपका मृदा का अनुप्रस्थ खंड हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, आई आपका द्रवी ढाल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है एच बाई एल से डिनोट करते हैं इसको। ये चीज़ का एच आपका क्या है, जल शीर्ष जिसके कारण प्रवाह हो रहा है सेंटीमीटर में, यल आपका प्रवाह पथ की लंबाई है सेंटीमीटर में, और के आपका पारगम्यता गुणांक है सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर डे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो मेन फार्मूला आपका है डार्सी नियम के अनुसार जो आपको प्राप्त हुआ है, Q इक्वल टू K इंटू A H बाई L।
या Q इक्वल टू KIA भी आप लिख सकते हैं। I का जो फार्मूला है I इक्वल टू ही आपका H/L होता है, तो I की जगह पे आप H/L भी रख सकते हैं। तो ये डार्सी लॉ था, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पारगम्यता गुणांक। पारगम्यता गुणांक आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होती है, तो इसमें भी आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। पारगम्यता गुणांक इकाई द्रवी ढाल पर मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में बहने वाले जल की जो पारगम्यता, जल की जो मात्रा होती है वही आपकी पारगम्यता गुणांक कहलाती है। तो इसे हम किसे डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल के से दर्शाते हैं और इसकी इकाई सेंटीमीटर पर सेकेंड अथवा मीटर पर दिन हो सकती है पारगम्यता गुणांक की। तो इसे रिसन गुणांक भी कहते हैं पारगम्यता गुणांक को, और इसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला आपका है पारगम्यता गुणांक का K इक्वल टू Q/T अपन AI सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको याद रखना है पारगम्यता गुणांक का फार्मूला क्या है और आपका जो भी आपका डार्सी का रूल बताया गया उसका फार्मूला क्या है। नोट में हम क्या देख रहे हैं, डार्सी का नियम दो कारणों पर निर्भर करता है। पहला आपका प्रवाह स्तरीय हो और दूसरा आपका मृदा पूर्ण संतृप्त हो, यानी कि प्रवाह आपका स्तरीय होना चाहिए और मृदा आपकी पूर्ण संतृप्त होनी चाहिए। तो ये दो कारणों पर वो निर्भर करता है आपका डार्सी का जो नियम है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रमुख मृदाओं की पारगम्यता कितनी है, यहाँ पर दिखाया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक। कारक में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी। तो कौन कौन से कारक पारगम्यता को प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला आपका है मृदा का प्रकार, दूसरा आपका है कणों की माप, कणों की आकृति, रिक्तता अनुपात एवं सरंध्रता, अधिशोषित जल, फिर आपका है जल के गुण, नेक्स्ट आपका है संतृप्त मात्रा, मृदा संरचना, फिर आपका है कार्बनिक अशुद्धियाँ। तो ये सभी जो पॉइंट हैं ये सभी पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कैसे कैसे ये प्रभावित करते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप पूरी डिटेल देख लीजिएगा। तो ये जो मेन पॉइंट है हेडिंग आप याद रखिएगा, फिर आपके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो ये सारी हेडिंग डाल के इसके अंदर एक एक लाइन आप लिख सकते हैं कि पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और कैसे वो उसे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पारगम्यता गुणांक ज्ञात करने की विधियाँ। पारगम्यता गुणांक ज्ञात करने की विधियाँ आपकी यहाँ पर तीन विधि दिखाई गई है, एक प्रयोगशाला परीक्षण, एक स्थलीय परीक्षण और एक अप्रत्यक्ष परीक्षण। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसमें आपको दो परीक्षण के बारे में पढ़ना है, पहला आपका प्रयोगशाला और दूसरा आपका स्थलीय। तो इस तीसरे परीक्षण के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, केवल नाम आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कौन कौन से परीक्षण हैं। तो प्रयोगशाला में आपका जो लेबोरेटरी टेस्ट है आपका प्रयोगशाला परीक्षण, इसमें आपका पहला आपका है स्थिर शीर्ष परीक्षण, दूसरा आपका है परिवर्तित शीर्ष परीक्षण। इसी तरह से जो स्थलीय परीक्षण है इसमें आपका पंपिंग आउट टेस्ट और पंपिंग इन टेस्ट दो परीक्षण इसमें भी है। तीसरा आपका अप्रत्यक्ष परीक्षण में आपके 3 टेस्ट दिए गए हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, 2 ही पढ़ना है। तो स्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण यानी कि जो प्रयोगशाला परीक्षण है इसमें 2 मेथड आपके हैं, 2 परीक्षण है, उसको पहले हम देखते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, केवल हम इनको डिफिनेशन इनका देख लेंगे। पूरी डिटेल आप बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसको आराम से यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाएगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप अपने बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण आपका क्या है, स्थिर शीर्ष परीक्षण ग्रेवल और रेत के लिए उचित होता है। इसे मृदा प्रतिदर्श को 100 mm आंतरिक व्यास और 127.3 mm ऊंचाई वाले सांचे में कुटाई करके भर दिया जाता है और कुटाई 3 स्तरों में 25 आघात लगाकर हर स्तर में की जाती है। तो इस तरीके से इसमें हम भर देते हैं सॉइल को और इसकी कुटाई कर लेते हैं। 25 आघात लगाकर हम हर स्तर की कुटाई करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कुटाई 3 स्तरों में हम करते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी आपका स्थिर शीर्ष पारगम्यता परीक्षण है इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इस पे आपका न्यूमेरिकल भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ होता है, जैसे आपका डार्सी नियम आप पढ़े हैं तो उस तरीके से आपको वहाँ से न्यूमेरिकल मिल सकता है, वो सारे फार्मूले यहाँ पर यूज होते हैं। जैसे वाली पहला न्यूमेरिकल आपका है मृदा में पानी का बहाव 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड तथा द्रवी ढाल आपका दिया है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1.67 है। तो मृदा की पारगम्यता ज्ञात कीजिए, परमेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो पारगम्यता आपका क्या होगा, यहाँ से हम देख सकते हैं ज्ञात है जल का मृदा में वेग v इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और द्रवी ढाल आपका I ज्ञात है 1.67। तो आपको पता है कि डार्सी नियम के अनुसार v प्रोपोर्शनल I होता है और प्रोपोर्शनल जैसे हम हटाएंगे तो v इक्वल टू KI हो जाएगा। v का मान आपको पता है, I का मान पता है, तो आपको निकालना क्या है, k का मान निकालना है, पारगम्यता निकालना है, परमेबिलिटी निकालनी है।
तो यहाँ से हम के का मान निकाल सकते हैं, के इक्वल टू वी अपन आई इस फार्मूले से, और जो भी आपके यहाँ पर वैल्यू पता है वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से जो मान मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से वी का मान पता है, आई का मान पता है, तो के का मान हम बता सकते हैं वी प्रोपोर्शनल आई से, जो आपका डार्सी नियम होता है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इस उसी फार्मूले से आपके सभी एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं, जो भी आपके फार्मूले पहले बताए गए हैं वहाँ से। तो आप सभी एग्जाम्पल, आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो भी आपके सिलेबस में और जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, तो उसमें जितने एग्जाम्पल दिए, आप जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको चाहे ना सॉल्व कीजिए, लेकिन एग्जाम्पल के एक एक क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिए। यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परिवर्तित शीर्ष पारगम्यता परीक्षण। तो ये क्यों करते हैं? परिवर्तित शीर्ष परीक्षण में सूक्ष्म कण वाली मृदाओं की पारगम्यता ज्ञात की जाती है। इसमें सूक्ष्म कण वाली मृदाओं की हम पारगम्यता ज्ञात करते हैं, और कैसे ज्ञात करते हैं ये आप यहाँ से पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, या फिर आपके पास बुक है तो उससे भी आप पढ़ लीजिए। इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिल जाता है, के इक्वल टू 2.3 AL अपन 80 log 10 H1 बाई H2। उपरोक्त समीकरण से के के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो यहाँ से आप के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस पे भी आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए का मान दिया है क्षेत्रफल, लंबाई या ऊंचाई दे दिया है यहाँ पर, फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे दिया है, जल शीर्ष प्रारंभिक और अंतिम जल शीर्ष दे दिया है। तो यहाँ से जब इस फार्मूले पर रखेंगे, जो आपका H1 H2 है शीर्ष है, प्रारंभिक है H1, और H2 आपका अंतिम है, आपका यल आपका लंबाई है, ये आपका क्षेत्रफल है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको मिली हुई हैं। तो सारे मान आप यहाँ पर जब रख देंगे, टी आपका समय है, टाइम है, सारे वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे, तो फिर आपको के का मान यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। ऐसे ही आप सारे एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको जरूर कीजिएगा। स्थल पारगम्यता परीक्षण विधियाँ। स्थल पारगम्यता में कौन कौन सी विधियाँ हैं? पंपिंग आउट और पंपिंग इन टेस्ट। ये दोनों टेस्ट में से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे कोई एक टेस्ट करने के लिए, तो आप इस टेस्ट को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पंपिंग आउट और पंपिंग इन क्या होता है? दो टेस्ट आपके हैं। पंपिंग आउट में क्या होता है? पंपिंग आउट टेस्ट में जल को बाहर जलधारी परतों से निकालकर पारगम्यता गुणांक ज्ञात किया जाता है। इसमें परीक्षण स्थल पर नलकूप लगाया जाता है, ट्यूबवेल लगाकर हम ये परीक्षण जल को बाहर निकाल के फिर हम करते हैं टेस्ट, तो उसको हम पंपिंग आउट टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं कि परिरुद्ध जलधारी परत की स्थिति, और इससे पूरी डिटेल क्या दी हुई है, कैसे कैसे हम करते हैं इसको। तो पंपिंग आउट में आप इतना जरूर समझिएगा कि जल को हम बाहर निकालकर, यानी कि ट्यूबवेल लगाकर हम जल को बाहर निकालकर उसका परीक्षण करते हैं, तो उसी को हम पंपिंग आउट टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पंपिंग इन टेस्ट आपका क्या होता है। तो पंपिंग इन टेस्ट को हम स्थिर शीर्ष परीक्षण बोलते हैं, और यह परीक्षण उच्च पारगम्यता वाली मृदाओं के लिए उचित है। इस विधि में भूमि के नीचे जल स्तर तक एक पाइप को डाल देते हैं एवं पाइप के नीचे के भाग को स्वच्छ कर लेते हैं। अब स्वच्छ जल गुरुत्व अथवा दाब के प्रभाव से भेज देते हैं। मृदा में प्रवेश करने वाले पानी की मात्रा नोट कर लेते हैं। यदि पानी दाब से भेजते हैं तो गुरुत्व मान में जोड़ देते हैं। पानी के बहने की स्थिर गति, पाइप का आकार, पाइप के ऊपर तथा नीचे जल की स्थिति ज्ञात कर निम्न सूत्र से आपका के का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इस सूत्र से हम के का मान निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम ये टेस्ट कर लेते हैं आपका। तो ये पूरी डिटेल आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो ये आपका पंपिंग आउट टेस्ट हो गया। फिर हम देखते हैं ये आपका दूसरा आपका पंपिंग इन टेस्ट। जो पंपिंग इन टेस्ट होता है उसको हम कांस्टेंट मेथड भी बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है पंपिंग इन टेस्ट का। यदि आपसे कांस्टेंट टेस्ट के बारे मेथड के बारे में पूछा जाए तो भी आप पंपिंग इन टेस्ट को ही लिखेंगे, इसके बारे में ही लिखेंगे। तो ये आपका हो गया पंपिंग इन टेस्ट में। आपका दूसरा जो है पॉइंट फॉलिंग हेड टेस्ट, ये भी आपका होता है उतार शीर्ष परीक्षण। तो इसके बारे में भी आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। यह विधि भूमि में पानी के स्तर से नीचे हम ऊपर दोनों दशाओं में कर सकते हैं, लेकिन भूमि के नीचे जल स्तर के परीक्षण में परिणाम अधिक शुद्ध प्राप्त होता है। उपरोक्त विधि निम्न पारगम्यता वाली मृदाओं के लिए उचित होता है। जो पहली विधि हमने देखा पंपिंग इनमें उच्च पारगम्यता के लिए था, और ये दूसरी विधि आपकी निम्न पारगम्यता के लिए है। तो इसमें भी डिटेल आप देख सकते हैं कैसे कैसे इस मेथड को हम करते हैं। नेक्स्ट आपका है स्तरित मृदाओं की औसत पारगम्यता। जो आपकी स्तरित मृदाएं होती है उसकी औसत पारगम्यता हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से आपका
प्रत्येक स्थान पर मृदा विभिन्न प्रकार की मृदाओं से मिलकर बनी होती है, तो हर मृदा परत की पारगम्यता अलग अलग प्राप्त होती है, इसलिए इनकी औसत पारगम्यता ज्ञात करते हैं। परतों की मोटाई व उनकी पारगम्यता ज्ञात होने पर हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं औसत पारगम्यता। पहला आपका क्षैतिज दिशा में पारगम्यता का औसत मान और दूसरा आपका ऊर्ध्वाधर दिशा में पारगम्यता का औसत मान। तो इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं क्षैतिज में, और इस फार्मूले से आप ऊर्ध्वाधर के लिए ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिले तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल भी आपका दिया हुआ है, तो सभी न्यूमेरिकल आप कीजिए, और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर भी अपनी जो भी क्वेरी है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इस तरीके से ये चैप्टर आपका परमेबिलिटी का यहाँ पर समाप्त हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी हर वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए।